तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो पहली क्लास है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं आज से हम। ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे यहाँ हम कवर करने वाले क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर आईसी के पॉइंट से बात करें तो आईसी के पॉइंट से ही क्लास 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आईसी में दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में है। और यहाँ पे 11 12th में सीबीएसई में बटा हुआ है। तो ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये दोनों ही के लिए है। ठीक है, फॉर आईएससी ऑल्सो एंड फॉर सीबीएसई ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन। तो पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है दैट इज व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? देखो, बच्चों को आज भी कंफ्यूजन है कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को सेम समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। इकोनॉमी मीन्स, इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which people get a living to satisfy their wants through the process of a production, exchange and distribution। क्या बोला? सिंपल सी बात, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं। और काम किस फॉर्म में हो रहा है बेटा? काम हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके थ्रू जो भी लिविंग हम कर रहे हैं, लिविंग इन द सेंस जो हम अर्न कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन अर्न करता है, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। नाउ, for example, the Indian economy consists of all the source of production in agriculture, industry, transport and communication, banking, etc. ठीक, सिंपल। भाई, जो लोग हैं, जो पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अब जो काम कर रहे हैं, और क्यों काम कर रहे हैं? टू सेटिस्फाई देयर नीड। और उनका नीड कैसे होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल फॉर्म में हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल फॉर्म में हमारे पास ये क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा है। ठीक। इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ये क्या है बेटा? ये सब हमारे मीन्स ऑफ लिविंग है। मीन्स हम यहाँ पे इसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, इसी फॉर्म में हम कमा रहे हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ लिविंग हमारा हो गया। क्लियर? नाउ इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ऑफ सोसाइटी चूज टू यूज। ठीक है, क्या बोला? ये क्या है? इट्स अ सोशल साइंस। याद रखो, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? एक सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज to produce goods and services and to distribute them among the different groups of the people। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या बोला? देखो, ध्यान रखो, यहाँ पे बोला है लिमिटेड रिसोर्स। तो नॉर्मल सी बात है। देखो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स हमारे अवेलेबल है, वो क्या? लिमिटेड। लिमिटेड इन द सेंस ज़्यादा नहीं है, हर किसी का नीड को फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड, और जो लोगों की डिमांड है, जो नीड्स है, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती कि उस रिसोर्स को आप कैसे यूज़ करें। ठीक है, कैसे यूज़ करें उसके भाई अब यूजेस भी अलग अलग प्रकार के हैं। फॉर एग्जांपल, कोल। कोल इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था ना बच्चों ने सेंस आपने 8th में पढ़ा है कि भाई जो कोल है वो जल्दी ही ख़त्म हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? उस कोल का ऑल्टरनेटिव यूज है, जो यहाँ पे वर्ड मेंशन है दैट इज ऑल्टरनेटिव यूज। इसका मतलब क्या है कि हम कोल से एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, कोल से हम ट्रेन भी रन कर सकते हैं, ठीक, कोल से हम कुकिंग भी कर सकते हैं। तो इन सब में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम यहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। और फिर क्या है? अब देखो, मेनली बात हम करते हैं, मान लो सपोज करो कि भाई जो पर्सन है, जो लोग हैं, मान लो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। मान लो 3 ग्रुप से बटे हैं हमारे, ए, बी और सी। तो यहाँ पे तीनों ग्रुप अलग अलग चीज़ चाहते हैं। एक ग्रुप चाहता है कि भैया कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, एक ग्रुप चाहता है हम ट्रेन चलाएं, एक कहता है कि भाई हमें कुकिंग करनी है। तो अब आप देखो, कोल इतना लिमिटेड है कि आप तीनों का नीड पूरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वहाँ पे हम उसका बेस्ट यूज़ निकालेंगे कि भाई एक्चुअल में बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है उसका। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। ना हो, अगला पर क्या पढ़ते हैं? क्या है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगला जो पढ़ेंगे क्या है हमारा बेटा? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन द मीन्स एंड द एंड। ठीक है, मतलब क्या बेटा यहाँ पे बोला है? हम क्या है? हम पढ़ते हैं स्केसिटी के बारे में, प्रेजेंस ऑफ स्केसिटी। स्केसिटी क्यों मतलब होता है? मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्स लिमिटेड है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई जो गुड्स हमें अवेलेबल है वो कम है। ठीक है, स्कार्स है। मीन्स अब हमें क्या करना है? हम उससे फुलफिल करना है ह्यूमन की नीड्स। ठीक है, तो देखो, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशन बिटवीन द मीन्स में रिसोर्स के बीच में और उनका एंड वांट्स के बीच में। हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले डेट इज हवा इकोनॉमिक्स। क्लियर? याद रखना, इकोनॉमिक्स क्या है? जहाँ पे हम लिमिटेड रिसोर्स का पढ़ते हैं,
उसके उससे जो ऑलरेडी यूजेस वो भी हम पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या यूज़ हो सकता है, और ऐसा बेस्ट मेथड निकालते हैं जिसमें हम सबके जो डिमांड्स है उसकी हम पूरी कर सकें। क्लियर ना। अब जो अगला आता है हमारा, डेट इज कॉल्ड स्कैसिटी। अब ये स्कैसिटी क्या है? ठीक है, स्कैसिटी क्या है हमारा? इट रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ अ सप्लाई अबाउट द डिमांड ऑफ अ फॉर अ कमोडिटी। क्या है बेटा यहाँ पे? क्या है? इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अ सप्लाई, मींस रिसोर्स का कम पड़ना, रिसोर्स का कमी रहना, उसकी बात क्या है यहाँ पे? इसलिए बोला क्या? इट इज अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई अबाउट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक। अब क्यों? देखो, हम गुड्स, हर गुड्स नहीं बना सकते, हम गुड्स लिमिटेड बनाएंगे। लिमिटेड क्यों बनाएंगे? क्योंकि भाई जो डिमांड लिमिटेड क्यों हो रहा है, एक तो रीज़न ये है कि रिसोर्स कम है, दूसरा जो डिमांड से ज़्यादा है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो कॉमन सी बात है, आप हर किसी की नीड पूरी नहीं कर सकते। सेम वे जो रिसोर्स हमारा है, रिसोर्स हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, बट हम ज़रूरी नहीं है कि हम सबके नीड्स को पूरी कर पाएँ। क्लियर नाउ। स्कैसिटी इज़ यूनिवर्सल। ये फीचर्स है स्कैसिटी के। स्कैसिटी क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इकोनॉमी फेसेस स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज हर जगह स्कार्स है। हमारे घर में बजट की प्रॉब्लम होती है, वो स्कार्स है। हमारे लिए मनी एक रिसोर्स है जिसे हम गुड्स परचेज करते हैं, तो वो भी हमारी लिमिटेड है। हर जगह एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इकोनॉमी, सब में स्कैसिटी का दिक्कत है। दिक्कत इन सेंस वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स डायरेक्टली हम फॉलो करते हैं किससे? स्कैसिटी से। ठीक है, चलो। हम्म हम्म, हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इससे हमारा निकलता है क्या? स्कैसिटी आती है। ठीक है, स्कैसिटी हो जाएगी हमारी। स्कैसिटी मीन्स कमी हो जाएगी। नाउ स्कैसिटी इज अ रिसोर्स कॉल्स फॉर द इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। इकोनॉमाइजिंग मतलब होता है बेटा, इट रिफर्स फॉर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्स। ये यूज जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम मीन्स फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए हमारा। ठीक है, और ऐसा यूज होना चाहिए कि हम मैक्सिमम लोग की डिमांड्स को पूरी कर सकें, हम मैक्सिमम लोग की नीड्स को पूरी कर सकें। क्लियर ना। हम आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब आता है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? देखो ये जो मेन मेन टर्म्स है हमने उठाया है चैप्टर से ना। अब एक चीज़ और बताता हूँ, आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़िए। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट हमारी है, जिस हमने मेन टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बेटा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव यूज। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने क्या बोला था कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हमें वहाँ से चूज करना है कि हमें क्या उस रिसोर्स को यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या बोला? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या क्या मिला है? हमें यहाँ पे मिल रहा है कि भाई पहला तो हमारा है इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसमें हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है? ये हमें प्रॉब्लम है रिसोर्स का यूज़ करना। ठीक है, रिसोर्स का यूज़ कैसे करना है, क्यों करना है भाई? क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात, रिसोर्स हम अनलिमिटेड, और हमें क्या फुलफिल करना है? ह्यूमंस की वांट। और हमें पता है ये कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि ह्यूमंस की वांट जो है वो अनलिमिटेड है। बट और रिसोर्स का जो यूज़ है वो क्या है? ऑल्टरनेट यूज़ है। ऑल्टरनेट मतलब मैक्सिमम डिफरेंट यूज़ है हमारा। ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्लियर? तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। देखो बेटा हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, और हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या एक्चुअल में। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा होता है स्कैसिटी। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि भाई, और दूसरा क्या है? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ हमारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, ये देखो नॉर्मल हर जगह है। ठीक है, हर जगह ये चीज़, ये सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर से कैसे पढ़ेंगे? इट इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, टू फुलफिल द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, ऑफ रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ये आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्लियर नाउ। अब रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बेटा? अब क्या क्या रीजन है इसके, क्या क्या दिक्कतें हैं? ठीक है, तो पहला रीजन क्या है? हमने क्या पढ़ा? पहला रीजन दैट इज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, सबसे पहला रीजन ये है resources are limited to the people's demand and production due to which economic problem exist in all the economy। हमने क्या बोला बेटा? resources limited है पर human की wants बहुत ज़्यादा है, तो scarcity of resource का भी पार्ट है ये। ठीक है, ये रीज़न है। Scarcity is a universal and applied to all individual organization and countries। हमने भी पढ़ा इसको उठा के। अब आगे पढ़ते हैं। If resource were not scarce, तो मतलब
स्कार्स मतलब कम ना होता तो क्या होता, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है, देयर इज नो स्कार्स ऑफ इकोनॉमिक सॉरी रिसोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स का कोई स्कार्सिटी नहीं है। तो सिंपल सी बात, हम सबके डिमांड्स को फुलफिल कर लेंगे। दूसरा क्या है बेटा, तो पहला क्या है, इट्स अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड क्या है हमारा, अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स, ठीक है। अब बेटा देखो हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन क्या ग्रीडी है, उसकी एक नीड पूरी नहीं होती कि दूसरा नीड फिर से अराइज होती है। तो अब ये क्या है, ये नॉर्मल है, हर जगह ये अराइज होता रहेगा। तो डेट इज मीन्स कि हम सबकी डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। तो उसमें पढ़ते हैं क्या क्या हमारे पास है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे हैव टू बेसिक फीचर्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड recurring। recurring क्यों बोला, कि बार बार, नॉर्मल सी बात है, बार बार वहाँ पे क्या होगा, ये अकर होता रहेगा, मतलब बार बार ये ह्यूमन वांट्स डेवलप होते रहेंगी, ठीक है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। अब पढ़ते हैं इसमें क्या है, ह्यूमन वांट्स टू कीप एंड इंक्रीजिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो नॉर्मल सी बात है कि यार आप एजुकेट हो गए, आपकी डिमांड्स बढ़ेगी, डिमांड्स में बेटर स्टैंडर्ड लाइफ की बात करें हम यहाँ पे, नॉलेज बढ़ेगी तो आपको क्यूरोसिटी होगी नई चीज डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि आप गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू करोगे। तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स क्या हमारा, स्कार्स है। अगला पढ़ते हैं हम, एज सुन एज वन वांट इट सेटिस्फाइड अनदर वांट्स अराइजन वांट टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्स। क्या बोला, जैसे ही एक हमारा सेटिस्फेक्शन फुलफिल होता है तो अगला हमारा अपने आप अराइज होता रहेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। डिफरेंट प्रायोरिटीज मतलब क्या होता है, देखो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का जो वांट्स है सेम हो, हर पर्सन का इंडिविजुअल का वांट्स अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ एवरी इंडिविजुअल वांट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। मतलब सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं हूँ, एक अदर पर्सन है, अगर मैं हूँ तो मेरी वांट्स मुझे लगेगा कि भाई उससे ज़्यादा जरूरी मेरे को है हर चीज़। तो ये एक पार्ट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ड्यू टू विच पीपल एलोकेट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। अब क्या होता है, हमने देखा कि हमारे वांट ज़्यादा है तो हमने वो यूज़ कर लिया, रिसोर्स का यूज़ कर लिया हम, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन मीन्स आपको सर्टन चीज़ लेनी है, दो अलग अलग चीज़ें लेनी है, तो आपका मन तभी उसमें लोगे आप जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो चीज़ बात की हमने। If all the human wants were equal importance, it would have become impossible to make their choice. Make choices. अब देखो क्या है भाई, यहाँ पे बोला अगर मान लो हर ह्यूमन का इंपॉर्टेंस सेम हो जाए, मीन्स अगर गवर्नमेंट को लगे कि हर पर्सन का डिमांड सेम है, सो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सेम इन द सेंस इक्वल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, सेम इन द सेंस ये नहीं कि हर एक को बॉटल खरीद सब बॉटल खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग इंपॉर्टेंस मीन सबको अगर लगे कि भाई इनका, मान लो मेरा डिमांड, मेरे को भाई एक बड़ी कार लेनी है, तो कार कार डजेंट मीन सबकी वांट सेम हो, किसी को कुछ लेना, किसी को कुछ लेना है। तो अगर सबको अपने इंपॉर्टेंस लगे वांट्स, सो डट डजेंट मीन कि हम कभी उस रिसोर्स का यूज़ कर पाएंगे, हम कभी भी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस हो गया यहाँ पर। अब अगला क्या बोलता है, ऑल्टरनेट यूजेस। हमने क्या पढ़ा शुरुआत में कि भाई स्कैर्सिटी रिसोर्स है, दूसरा क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, तीसरा हमारा आता है स्कार्सिटी ऑल्टरनेटिव यूज। आपने क्या देखा, एन ऑल्टरनेटिव यूज इम्प्लाइज दैट रिसोर्सेज कैन बी अप्लाइड एंड यूज फॉर ऑल्टरनेटिव पर्पसेस। मतलब क्या बोला हमने यहाँ पे, कि रिसोर्स है जो हम एक, मान लो वही कोल की बात करते हैं, कोल हम एक से ज़्यादा जगह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो वही क्या बोला, इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट यूजेस, मतलब कि हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कोल का हमारा डिफरेंट टाइप से यूजेस हो सकते हैं। पर अब इशू ये आता है कि अब हमें चूज़ करना है कौन सा कोल का बेस्ट यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली फॉर इन व्हीकल्स बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। एन इकोनॉमी हैज टू चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्स, ठीक है। हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा बेस्ट उसका यूज़ होगा, ये सब इसमें पढ़ने वाले हम लोग। तो आपको क्लियर हो गया होगा आपका रीज़न फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। देखो बेटा, हर टॉपिक यहाँ पे पॉइंट वाइज उठाया गया है, तो आपको उसमें लर्न करना है कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इंपॉर्टेंट इन द सेंस सभी इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन बेस्ड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, तो आपको बताओगे वो जो पढ़ा है हमने। आप पूछे व्हाट आर रीजंस बिहाइंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे ये समझाओगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है बेटा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लास 11 12 दोनों में आएगा, ठीक है। अब भाई इकोनॉमिक्स को हमने दो मेन ब्रांच में रखा है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कौन पढ़ रहा है, क्लास 11 पढ़ता है सीबीएसई में,
और मैक्रो इसमें पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हमें 12th CBSE में। बट आईसी क्या करता है, आईसी दोनों ही चीज़ 12th में पढ़ेगा, ये दोनों ही हमारा 12th में आएगा आईसी में। क्लियर, ये आईसी के लिए है और सीबीएसई दोनों के लिए है ये वीडियो। ओके चलो पढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सो अब बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अब डिफाइन करते हैं। माइक्रो मीन्स सिंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है वो किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया, डेट इज कॉल्ड माइक्रोस। इसको बोला हमने माइक्रोस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेटा पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या आगे। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। तो बेटा इंडिविजुअल यूनिट मतलब हम यहाँ बात करते हैं एक पर्सन की भी और हम बात करेंगे एक फर्म की भी, हम दोनों की बात करने वाले सर्टेन फर्म की। ठीक है, हम यहाँ पढ़ेंगे कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। ठीक है, सिंगल कंज्यूमर एंड सिंगल प्रोड्यूसर की बात करेंगे यहाँ पे। ऑफ एन इकोनॉमी एंड इट्स मेन टूल आर डिमांड एंड सप्लाई। तो बेटा याद रखना, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई हमारा टूल होगा, जो हमारे पूरे चैप्टर में कवर्ड है, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने वाले जो। ठीक है, पूरा चैप्टर इन द सेंस एक पर्टिकुलर इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स बने, डिमांड चैप्टर हमारा अलग है, सप्लाई चैप्टर हमारा अलग है। तो ये जो है कि माइक्रो क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो मेन टूल है ये डिमांड सप्लाई है। तो आपको डिमांड सप्लाई का मतलब पता होना चाहिए जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो उसको पढ़ने के लिए बेटा आप लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। क्लियर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में क्या है, हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे, हम इंडिविजुअल आउटपुट की बात करेंगे और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात करें यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये सब, सिंगल कमोडिटी और सिंगल पर्सन की बात करें हम। इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। देखो आगे वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ठीक, ये सब ये देखो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इसमें किसने बात किया, एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा किसने फाइंड किया था, एडम स्मिथ ने फाइंड किया था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ अ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ अ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी। अब किसकी बात किया हमने, लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ फर्म और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब देखो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब होता है जिनका सेम इंटरेस्ट हो। ठीक, सेम इंटरेस्ट हो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन चीज आ गए, पहला क्या है, कंज्यूमर आया, एक फर्म आया, और फिर हमारा क्या है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट आ गया हमारा। क्लियर, तो ये हमारा जो डेफिनेशन दैट इज स्टैंड्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब अगला आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, मैक्रोस से। ठीक है, ये वर्ड आया हमारा मैक्रोस से। मैक्रोस मतलब होता है लार्ज। जो वर्ड आया ये आया है बेटा मैक्रोस से, इसका मतलब होता है लार्ज। क्लियर, आप पढ़ते हैं। अब देखो वहां पे हमने क्या बात किया, वहां पे हम बात किया सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, मीन सिंगल कंज्यूमर और सिंगल फर्म की बात करते हैं। बट यहाँ पे हम सबकी बात करते हैं एज होल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एग्रीगेट की, एग्रीगेट मीन टोटल की। नाउ macroeconomics is a part of economic theory that studies the behavior of aggregates of the economy as a whole, and its main tools are aggregate demand and aggregate supply. Clear? अब क्या पढ़ा हमने, हमने सेम यहाँ भी हम स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट मतलब ऑल प्रोड्यूसर्स एंड ऑल कंज्यूमर्स। हमने अगर लिखेंगे यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी ऑल प्रोड्यूसर्स। ठीक, ऑल प्रोड्यूसर्स, और हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल फर्म। ठीक, सबकी बात करें, टोटल की बात करें। क्लियर। नाउ अब दूसरा था हमारा, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सेट्रा। ठीक है, हम इसकी बात करें, किसकी, एग्रीगेट। हर जो वर्ड एग्रीगेट लग गया, वहां पे हमने क्या बात किया, इंडिविजुअल इनकम की बात की, यहाँ पे मैंने बात किया नेशनल इनकम की बात किया। आपको पता नेशनल इनकम क्या होता है, इट्स अ सम टोटल अर्न बाय द, ठीक है, पर्सन होल इन होल कंट्री। ठीक, सबसे जो सब लोग जो पैसा कमा रहे हैं हर पर्सन, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट मतलब होता है सारे फर्म्स ने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, एग्रीगेट कंजम्पशन मींस कि भाई सब कंज्यूमर्स ने क्या क्या कंज्यूम किया। ठीक है, सबकी बात करें, फिर टोटल की बात कर रहे हैं। और इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड मैक्रोस विच मींस लार्ज। ठीक है, ये किससे है बेटा, ये बात करें मैक्रोस, स्पेलिंग क्या हमारी बेटा, ये स्पेलिंग सही लेना, मैक्रोस है। ठीक, MAK, ये ग्रीक वर्ड है हमारा।
एग्रीगेटिव इकोनॉमिक एग्जामिन्स द इंटर रिलेशन अमंग द वेरियस एग्रीगेट्स। क्या हम बात पढ़ने वाले हैं इसमें, हम यहाँ बात करने वाले इंटर रिलेशन बिटवीन द वेरियस एग्रीगेट्स, देयर डिटर्मिनेशन एंड द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन देम। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम पढ़ने वाले एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की, टोटल जीडीपी की यहाँ बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या, कैसे वेरियस और जो एग्रीगेट्स हमारे हैं वो इंटर रिलेटेड है, मीन्स कि कैसे पर्सन, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स और फर्म्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। वैसे नॉर्मल से अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, माइंड में रख लो कि भाई कॉमन सी बात है, एक आपको याद रखना है इसके लिए, अगर इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली लोगों के पास जॉब होगी, अल्टीमेटली हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये माइंड में रख लीजिए, अभी जैसे पढ़ रहे हो आप, इस चीज़ को माइंड में आप एंटर कर लो कि हम ये चीज़ हमें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। Now, macroeconomics deals with the overall performance of the economy. It is concerned with the study of problem in the economy like inflation, unemployment and poverty. तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बेटा, हम यहाँ पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन एक से नहीं होता। सपोज करो कि भाई मेरा मान लो मेरे को एक बर्गर खाना है, मेरे बर्गर खाने का बहुत मन करता है, मैं खाता बहुत हूँ। अब उसके लिए क्या करूँगा, डजंट मीन कि कोई अगर डिमांड, मैं अगर डिमांड बढ़ा रहा हूँ तो मीन्स प्राइस ऊपर बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक अकेले पर्सन से डिमांड बढ़ने से प्राइस नहीं बढ़ेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर, ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन किसी एक से इफेक्ट नहीं होता, एग्रीगेट से इफेक्ट होता है। सेम वे अनएम्प्लॉयमेंट एक से इफेक्ट नहीं होता, एग्रीगेट से होता है। पॉवर्टी हम एग्रीगेट की बात करते हैं। तो जितनी भी चीज़ यहाँ लिखे हैं वो सब हमारा बेटा एग्रीगेट की बात कर हम लोग, ठीक है। ये सब बातें हमारी एग्रीगेट से हुई है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब बेटा डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे देखो, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर। इसका क्या है टूल, डिमांड एंड सप्लाई। इसका है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा, सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मींस सिंगल कमोडिटी की प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस की बात कर रहे हैं हम। और इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम, ठीक, क्या करें हम डिटरमाइन करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री। हम ये पढ़ने वाले किसमें, मैक्रो में। क्लियर। मैक्रो में वो भी हमारे वीडियोस जा रहे हैं हम लोग, वो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज अपलोड हो रहे हैं हमारे, तो प्लीज़ गो थ्रू डैट आल्सो। आईसी के लिए वो चैप्टर हम साथ में, देखो हमारा मैक्रो माइक्रो में पैरेलल लेके चलूंगा। तो मेरा मैक्रो पहले जा चुका है, माइक्रो अब आज हमारा जाने वाला है, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है बेटा, एग्रीगेशन में टोटल की बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लिमिटेड मीन्स हम सबको नहीं प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट सप्लाई डिराइव्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ द पर्टिकुलर मार्केट। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या बात किया, यहाँ पे हम बस एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। बट जो यहाँ पर एग्रीगेशन का है, इट इज हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इट इन्वॉल्व्स। क्यों, फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट सप्लाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी। हम यहाँ पे बात करा हमने किस पे, हमने बात किया एंटायर इकोनॉमी का, और यहाँ पे हमने बात किया एक पर्टिकुलर मार्केट का। क्लियर, कट कर दो। अब नेक्स्ट, अब कुछ एजम्पशंस हमने लिए हैं बेटा। तो एजम्पशंस क्या है हमारे, तो पहला एजम्पशन ये है कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट रहना चाहिए। मैक्रो में क्या आता है, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स। कॉमन सी बात है, अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो भाई डिमांड बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, डिमांड हर कोई बढ़ा सकता है उसमें, ठीक है। वहाँ मैक्रो के जितने वेरिएबल्स सब कांस्टेंट रहेंगे। और सेम वे यहाँ पे जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट रहेगा। अब याद रखो मैंने क्या बताया था, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल, चाहे कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, वो इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं बढ़ा कर सकता है किसमें, माइक्रो में। सो सेम वे मैक्रो में क्या, इसको हमें कांस्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कांस्टेंट लाइक प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करना है। कुछ चीज़ रिपीट हो गई इसमें, चलो बात करते हैं। अदर नेम क्या है हमारा बेटा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी कहते हैं कि हम लोग यहाँ बात करते हैं किसकी, हमने यहाँ पे बात किया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की, ठीक है, और फैक्टर्स प्रोडक्शन की। इसकी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके दूसरे नाम है बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, दूसरा नाम है हमारा। अब एग्जाम्पल फॉर्म में क्या हमारा, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। यहाँ पे क्या है बेटा, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये जो डिफरेंस आपको, डिफरेंस बिल्कुल आपको अच्छे से रख लेना है ना, समझ लेना भी है,
जो भी आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे वो आप करिए। फिर ये क्वेश्चंस जो है मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई डिफरेंस बताओ, 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, तो आपको कम से कम इसके 4 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन में आप याद रखना कि एग्जाम्पल्स को नहीं गिनते हम लोग, आपको 4 डिफरेंस आने चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा वर्ड है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। तो बेटा ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब है कि मान लो कोई अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसको हमें सही कैसे करना है वो हमसे पढ़ते हैं। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ आर दे सॉल्व्ड, और उनको कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो ये क्या है बेटा, ये हमने बात किया ऑन द स्पॉट की बात किया, एक्चुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात किया, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व किया गया, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। Now, positive economic statements should not be confused as a statement of truth as they may be true or false. कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू भी सकता है, फॉल्स भी सकता है, कंफ्यूज मत होना, ये अलग ही चीज़ है, अलग ही चीज़ इन द सेंस जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कंफ्यूज मत होना। स्टेटमेंट इन द सेंस कि यहाँ पे बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में और कैसे इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब व्हाट वाज, क्या था दिक्कत थी, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी द अंडर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। दीज स्टेटमेंट डू नॉट पास एनी वैल्यू जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया गया, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब बेटा नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। अब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ राय देंगे, हमें एक्चुअल कैसे सॉल्व करना नहीं पता। यहाँ पे बोला ना शुड बी सॉल्व, और यहाँ पे क्या है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये नॉर्मली है बात कर, यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्ट्स की, ठीक है, और यहाँ बात करते हैं हम इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव्स की, ठीक है, वहाँ फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग वहाँ पे। इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री एंड प्राइस शुड नॉट राइज। ये क्या है बेटा, ये हमारा सिर्फ एक हर एक पर्सन का खुद का थॉट है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है वो, ठीक। अब बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिवन, अब किसने दिया, गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, डील्स विद हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, मतलब वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, किसने दिया था ये, प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस व्हाट आर द डिजायरेबल थिंग्स एंड शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग्स एंड शुड बी अवॉइडेड। मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये एक प्रोस्पेक्टिव्स की बात कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल बात नहीं कर रही, फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। इट गिव्स अ डिसीजन रिगार्डिंग द वैल्यू जजमेंट, मींस ये वेराई करता है पर्सन टू पर्सन, किसी का थॉट कुछ होगा, किसी का थॉट कुछ होगा, ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन पॉजिटिव में क्या, हम एक्चुअल में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए वो सॉल्व कर रहे हैं, और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या परसिस्ट कर रही है उसको हम चेक कर रहे हैं, उसको गो थ्रू कर रहे हैं। क्लियर? नाउ अब डिफरेंस क्या है दोनों में, अब ये डिफरेंस पढ़ लो। अब डिफरेंस क्या है हमारा, पहले डिफरेंस क्या है, इट डील्स विथ व्हाट इज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, कैसे प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है अगर सॉल्व हो रहा है, और व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे देखो पॉजिटिव में कैसे सॉल्व किया गया और उसमें क्या बोला कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो वो क्या है, एक प्रोस्पेक्टिव है। इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट एम्स द आइडियल्स, आइडियल्स मतलब हर पर्सन का अलग अलग थॉट्स की बात किया, यहाँ पे क्या बात किया, एक एग्जैक्ट एक्शन की बात किया। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, ठीक है, एक्चुअल डेटा से हम वेरीफाई कर सकते हैं, पर इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये थिंकिंग पे है, ये अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से है। अब वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। न्यूट्रल बिटवीन एंड मतलब होता है मान लो दो पर्सन से, दो पर्सन की अलग अलग थिंकिंग है, तो एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे दोनों उस पर मतलब यस करेंगे, यस दोनों उसको लागू कराएंगे, उसको मानेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रल होता है बोथ एंड से। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, हर पर्सन का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव, हर पर्सन का अलग अलग थिंकिंग होता है। अब देखो इट्स बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड दस नॉट सजेस्टिव इन नेचर, इट बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियन, देखो इंडिविजुअल ओपिनियन की बात कर रहा है एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर, ठीक है, मतलब एक्चुअली हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करनी है, ठीक है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ने से जो हम पढ़ेंगे उसमें अलग अलग थ्योरी, हर पर्सन की अलग थ्योरी से, अगर मान लो किसी पर्सन पूछा जाए बताओ इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो हर पर्सन का अलग अलग थिंकिंग होगा, अलग अलग कंसेप्ट होगा, तो वो नॉर्मेटिव में आता है। लेकिन जो एक्चुअली में जो होना चाहिए वो हमारा पॉजिटिव में आता है।
एग्जाम्पल क्या है, देखो बेटा यहाँ पे प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, देयर द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, जो कि फैक्ट है, बिल्कुल सही बोला इसमें। पर इसमें क्या है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइस। यहाँ पे क्या है भाई, इंडिया को भाई क्या स्टेप लेना चाहिए पता नहीं, पर हाँ करना चाहिए। अब इनकम इक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, पर ये एक्चुअल में नहीं कर सकते हम पूरा 100%, बट मान के चलते हैं भैया ये कम होना चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए आपको जो डिफरेंस, आपको पहले तो ये पर डिफरेंस, ये और ये और ये, टोटल 4 डिफरेंस काफ़ी होंगे आपको पढ़ने के लिए। जो आपको ईजी लगे आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बेटा क्या है हमारा, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे बेटा हमने पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हमने पढ़ा रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है हमारा। अब हमने क्या पढ़ा था कि भाई इन 3 चीज़ों से हम लोग अपना अर्निंग कमाते हैं। तो पहला क्या है बेटा, पहला होता है प्रोडक्शन, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स बेचा हमने। फिर हमने डिस्पोजिशन किया, डिस्पोजिशन मतलब होता है हमने खर्चा किया, कंजम्पशन किया, हमने अब जो हमने कमाया उसका कंजम्पशन किया, ठीक है। अब गुड्स सर्विसेज, अब कॉमन सी बात है भाई, अगर मैं एक लेबर हूँ, मैं जाऊँगा अगर कंपनी में काम करने, तो वहाँ पे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनवाया, मैंने हेल्प किया, उसके लिए मुझे पैसा मिला। अब वही गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे को भी वो गुड्स एंड सर्विसेज मिला। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अगर किसी शूज़ की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वहाँ काम करता हूँ, मुझे पैसा मिलता है। और फिर एक अलग अलग कंपनी है जो वीट बना रही है, वीट मीन्स आटा, बोलो आटा मान लो, फ्लो बना रही है। अब उस आटे को खरीदने के लिए पैसा दूंगा ना, सो दैट इज डिस्पोजिशन। और वो आटा मेरे तक पहुंचा, दिस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आएगा डिस्पोजिशन क्या है, जहां पे मैं खर्चा कर रहा हूँ। In the course of these activities, every society has to face a scarcity of resources. Because of this scarcity, every society has to decide how to allocate the resource. ठीक है, scarce resource. It leads to following central problem. They are faced by every economy. अब क्या क्या प्रॉब्लम बेटा हमारे पास है। पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि आपको पता होना चाहिए, आपके रिसोर्स है, आपसे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा गुड्स बनाना है। ठीक, अब पढ़ते हैं जरा इसमें क्या क्या दिक्कत है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स the selection of goods and services to produce and quality to be produced by each selected commodity। क्या बोला भाई, दो दिक्कत भाई, कौन सा गुड्स बनना चाहिए और कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स बनना चाहिए। इन एवरी इकोनॉमी द रिसोर्स आर लिमिटेड, hence then economy cannot produce all of the goods। सारे गुड्स नहीं बना सकते, हम कुछ ही बना सकते हैं। मोस्ट मोर देन वन गुड्स यूजुअली मीन्स लेस फॉर द अदर। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपको एक्स कॉमोडिटी बनाना है तो उसके लिए वाई कॉमोडिटी कम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन सी बात है, मान लो 2 गुड्स बना रहे हो, एग्जांपल ले लेते हैं एक्स और वाई। अगर आपको किसी एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, दूसरे घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, अब इससे 2 कंसेप्ट आता है हमारे सामने, 2 एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, हमें क्या एक्चुअली में प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन शुड बी देयर। Every economy has to decide which consumer goods and which capital goods are to be produced. Similarly, the economy has to choose between civil goods and war goods। मतलब देखो, सिविल गुड्स मतलब जो कंजम्पशन के लिए होता है, वॉर गुड्स जो डिफेंस में यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से क्या बनाना चाहिए, एग्जाम्पल है हमारा, इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अब हाउ मच टू प्रोड्यूस, अब दूसरा इशू आया। पहले तो इशू ये था कि भाई गुड्स क्या बनाना है, दूसरा इशू आता है भाई कितना बनाना है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ द कंज्यूमर एंड द कैपिटल गुड। देखो कंज्यूमर गुड्स क्या है, वो गुड्स कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, मीन्स एंड यूजर वो है। और कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है गुड्स, अदर गुड्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी जो है वो कैपिटल गुड्स है। मान लो एक शूज़ मेकिंग कंपनी है, उसके पास मशीनरी है जिससे वो शूज़ प्रिंट कर रही है, शूज़ बना रही है, तो वो शूज़ जो मशीन है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, सिविल एंड द वॉर गुड्स एसेट्रास एक एग्जांपल हमारे हैं कितना गुड्स बनाना है। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट गुड्स। ठीक है, क्या इशू आया कि हम कैसे एलोकेट करें रिसोर्सेज को, किसमें, डिफरेंट गुड्स में। ठीक है, नो अब बता हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरा कंडीशन क्या था हमारा बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। अब गुड्स कैसे बनाने हैं हमें, ठीक है, इन द सेंस हम यहाँ पे हमें फैक्टर्स प्रोडक्शन की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करना है। नाउ नाउ द प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। किसकी बात कर रहे हैं, टेक्निक।
टेक्निक दो टाइप से हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. A goods can be produced using different techniques of production. Generally, two techniques are used. First is labor-intensive technique. Second is capital-intensive technique. अब यहाँ पे क्या है? In this technique, more labors and less capital are used. यहाँ पे क्या? In this technique, more capital and less labors are used. ठीक है, मतलब कि डिपेंड करता है. मान लो जहाँ पे लेबर अगर महंगे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैपिटल इंटेंसिव. जहाँ पे हमारे लेबर सस्ते हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे लेबर इंटेंसिव. कभी कदार होता है कि हम दोनों कंबाइन करते हैं. ठीक है. The selection technique is made to achieve the objectives to raise the standard of living of people to employ everyone. तो रीज़न क्या है यहाँ पे? क्या जहाँ पे गरीबी, जहाँ पे लोग इजली सस्ते रेट में काम कर रहे हैं, लेबर चीप है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बेटर होगा. और वहीं फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इन इंडिया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज प्रेफर्ड ड्यू टू द एविडेंस ऑफ लेबर, वेयर्स इन कंट्री लाइक यूएसए CIT स्टैंड्स फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड एविडेंस ऑफ कैपिटल. ठीक है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे शॉर्टेज लेबर है तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि हम मशीन यूज़ करते हैं. देखो इंडिया में अगर हमें लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हमें मेनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक बनाना ही पड़ेगा, मतलब उसी को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक कम यूज़ हो रही है, कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हो, जिससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी है हमारी. अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब ये भी इशू है, किसके लिए गुड्स बनाओगे भाई. Now, this problem involves the selection of a category of a people who will ultimately consume the goods. Whether to produce goods for the poorer, or less richer or richer or less poorer. मतलब तुम्हें किस कैटेगरी ऑफ सोसाइटी को टारगेट करना है, वो मेन हमारा अगला जो दिक्कत आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल अगर लंबोंगनी बना रहा, लंबोंगनी किसके लिए बनती कार्स, वो बनती है रिच लोग के लिए. एवरेज के लिए बनती है हमारी मारुति सुजुकी. तो डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी को हम टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, goods are produced for those who have the paying capacity and the paying capacity depends upon the level of income. तो क्या होता है, गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उनके लिए जिनके पास पैसे देने की क्षमता है, मीन कैपेसिटी है. ठीक है, और वो किस डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इनकम. मतलब हम बात करते हैं जो हम गुड्स बना रहे हैं, हम किस लेवल ऑफ इनकम के लोगों की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, नाउ ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ो, ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे दोनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ it means this problem is concerned with the distribution of income among the factors of production. तो क्या बोला यहाँ पे इशू आया बेटा, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये प्रॉब्लम है इसमें ज़्यादा. ठीक है, ठीक है. अब ये तीन चीज़ें हमारे पास, ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, ये तीनों ही. ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम जो ये पढ़ेंगे, हम ये नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे. तो अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम है कि जो अभी तक हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा, उसको गो थ्रू करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बुक से गो थ्रू करिए और जितने डाउट्स से आप लेके आइए. ठीक है, आपको पता है व्हाट्सएप करिए. ठीक है, क्लास में आइए, क्लास में पूछिए आप. ठीक है, क्लास, ठीक है, हमारा सेशन शुरू हो चुका है. ठीक है, एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हमारे स्टार्टेड है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि देखो मेरी क्लास चलती रहेगी. इफ़ यू आर गेटिंग लेट, अगर आप लेट करोगे तो इशू ये होगा कि आपके कुछ पीछे छूट जाएंगे, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. हालांकि मैं कवर कराऊंगा, बट इट्स बेटर टू एनरोल फास्टर. ठीक है, मैं एनरोलमेंट के लिए आपको लिंक दे दूंगा नीचे, यू हैव टू एनरोल देयर. मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आपको वहाँ पे जाना है, लिंक करना है, प्लस आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल हेल्प फ्रॉम दैट ऑल्सो. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक आपके क्लास 11th के लिए, फॉर द IC स्टूडेंट, फॉर क्लास 12th के लिए. ठीक है, जितना भी इश्यूज आते हैं, कितने डाउट्स आ रहे हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं. क्लियर, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टाटा, सी यू.